नमस्कार किसान साथियों, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और इस महीने में अधिकतर हमारे भारत देश में मूंग की खेती होती है और बहुत बड़े क्षेत्रफल में मूंग की खेती होती है। लेकिन किसान साथियों, मूंग की फसल में बहुत सारी समस्याओं का सामना किसान भाइयों को करना पड़ता है। बहुत सारे पेस्टों का अटैक होता है, बहुत सारी बीमारियां आती हैं, उत्पादन डाउन होता है। तो यह सारी समस्या का हल आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे फार्मर से मिलाने वाला हूं जो मूंग की खेती पिछले कई सालों से कर रहे हैं। उत्पादन की यदि हम बात करें तो अच्छा खासा उत्पादन ले रहे हैं और बिना कोई समस्या के। तो यह सारी जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो निश्चित ही आपकी फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ के आएगा और 30 से 40% तक आप उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और 30 से 40% तक आपकी जो लागत है उसको कम कर सकते हैं। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करना है। किसान साथियों, मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। तो किसान साथियों, अभी हम भोपाल में हैं और भोपाल में आप यह फील्ड देख पा रहे होंगे, पीछे मेरे मूंग लगी है और करीबन यह 2-2.5 एकड़ में मूंग है। और जिन किसान भाई का जो फार्म है मैं उनसे मिलाना चाहता हूं आपको। तो किसान साथियों, हमारे साथ में किसान भाई हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे किसान भाइयों को आप अपना थोड़ा सा परिचय दें। सभी किसानों को धन्यवाद। राम राम। मेरा नाम अमित पाटीदार, मैं मिसरौद गांव में हूँ। ये भोपाल शहरों के बीच में मेरा खेत है। मैं विगत 10 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। उसके बहुत सारे आयाम और विद्याओं और तकनीकों में मैंने काम किया और मूंग की फसल पिछले 5-6 सालों से लगा रहा हूँ मैं। दलहनी फसल होती है, ये किसानों को एक्स्ट्रा आय दे के जाती है। हमारी मिट्टी में भी बहुत कुछ वो छोड़ के जाती है, तो इसीलिए हम मिट्टी को इसमें लगाते हैं और हम फसल चक्र बनाते हैं। जैसे धान की फसल है तो धान के बाद हम चना लगाते हैं और चने के बाद आप मूंग देखते हैं। तो ये मेरा खेत देख रहे हैं आप, ये चने वाला खेत है जहाँ मैंने मूंग को लगाई थी। अच्छा, रबी में आपने इसमें चना लगाया था? हाँ जी, और चने काटने के बाद इसमें आप मूंग लगा दी। तो हमने 2 तरह की दलहनी फसल लगाई ताकि मिट्टी में हमारा ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन ये बढ़ता रहे। आज हमारे खेत की फसल चक्र बनाने से 2.4 ऑर्गेनिक कार्बन है। अच्छा, हाँ जी, इस खेत की मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो 2.4 है। अच्छा, हम 4। इसमें आपको रिपोर्ट भी संकलन कर देंगे जी जी जी। ताकि आप देख सकते हैं कि हमारी मिट्टी का कार्बन प्रतिशत कितना बढ़ चुका है। अच्छा, तो हम हमारे खेतों में बायोडाइवर्सिटी और बहुत सारे विद्याओं से हमने सीखा है, उन सबों का यूज करते हैं, समावेश करते हैं ताकि मिट्टी में बहुत जल्दी बदलाव आए और माँ प्रकृति हमारा साथ दे। तो इसका सही टाइम क्या होता है? देखिए, मूंग की फसल आप मार्च की 25 तारीख से लेके अप्रैल की 15 तारीख तक आप बो सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय होता है, पर ज़्यादा जल्दी नहीं बोना चाहिए और ज़्यादा लेट भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा जल्दी करते हैं तो वहाँ कीटों का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है मूंग के और अनावश्यक आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, और अगर ज़्यादा लेट बोते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। हमारी जो कि ग्रीष्मकालीन फसल होती है और उधर जून में बारिश का खतरा रहता है, अगर वहाँ पे पानी गिर जाता है तो हमारी आई हुई फसल खराब हो सकती है। तो हमें इन गैप विंडो के अंदर मूंग की सोइंग करना चाहिए। समय के बाद बात आती है कि मूंग की फसल किस मिट्टी में लगाएं जिससे कि मूंग की फसल का जो उत्पादन है वो किसान भाइयों को अधिक मिले। जी, मूंग हमारे भारत में मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा लगती है। अमूमन हमारे मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी और काली मिट्टी हमें मिलती है। तो इन काली मिट्टी के अंदर हमारी मूंग बहुत अच्छी होती है और एक हमें एक्स्ट्रा आय दे के जाती है। तो हम किसान भाइयों को लगाना ही लगाना चाहिए। जिन किसान पानी का पानी है उन्हें ज़रूर लगाना चाहिए। जिनके पास पानी नहीं है तो उनको ज़रूर पानी बचाना चाहिए, मूंग नहीं लगाना चाहिए। अब हम मूंग लगाते हैं तो उसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हमारी मिट्टी रिचार्ज होती है, जी। मिट्टी में की गुणवत्ता में बहुत सुधार होता है। एक ये हमें इस फसलों में कोई नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जी। तो कई प्रकार के जीवाणु उसमें छोड़ के जाता है। अच्छा, एक और प्रश्न है अमित भैया आपसे कि यदि आप जैसे कि कोई किसान मूंग लगा रहा है तो सबसे पहले उसने समय का चयन कर लिया, मिट्टी का चयन कर लिया। अब बात आती है खेत की तैयारी। तो मूंग की फसल के लिए खेत की तैयारी के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को? जी, खेती तैयारी के लिए ज़रूरी है एक अच्छा पोषण युक्त खाद। जी। तो हमारी मिट्टी में हमें खाद के लिए कई प्रकार से घटक यूज़ कर सकता है वो। पहला तरीका ये है, जो किसान भाई रासायनिक खेती करते हैं उनको खाद की मात्रा हमें कम करना चाहिए और ऐसी चीज़ देना चाहिए जो मिट्टी को भुरभुरी रखे। जैसे वो जिप्सम का इस्तेमाल खेत की बुआई के पहले कर सकता है। अच्छा। खेत तैयारी समय जिप्सम वो कम से कम 1 क्विंटल 2 क्विंटल डाले हाँ। ताकि मिट्टी में थोड़ा सा पोरोसिटी बढ़े, मिट्टी का जो पीएच है वो ठीक हो और उसको कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर उसको मिल जाए।
और हमें जो अगर डीएपी करता है यूज़ तो उसकी मात्रा उसको कम करना चाहिए। दूसरा तरीका है उसको एक रेसिडू फ्री खाद बनाना चाहिए जिसमें गोबर रहता है और आपके जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है वो रहे, उसमें आप बढ़िया गोबर घोल डाल सकते हैं उसको तोड़ने के लिए और उसको बढ़िया आप मिक्स करके रख दें। 1-2 बार आप उसकी कटिंग करें, कम से कम 10 से 12 दिन के अंदर भट्टी खाद तैयार हो जाता है। इसमें आप कई प्रकार की खलियाँ, सरसों खली, नीम खली, अरंडी खली, मूँगफली खली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि और उसके अच्छे से बहुत सारे पोषक तत्व बढ़ाएगी और ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाती है। तो हमें क्या करना चाहिए जब तैयारी करते खेत की, तो ये कम से कम 1 से 2 क्विंटल ये खाद डाल देना चाहिए, तब इसकी बढ़िया तैयारी हो जाती है। और जो किसान भाई वो प्राकृतिक खेती करते हैं, तो उनका खुद का स्वतः उन्हें अच्छा सा पोषण युक्त खाद बनाना चाहिए, जिसमें गोबर हो सकता है और खलियों का समावेश हो सकता है और जीवाणु का समावेश। इन तीनों का समावेश से एक बहुत बढ़िया खाद बनता है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि मूँग की फसल 60 दिन की होती है, जी। तो हमें बार-बार अनावश्यक स्प्रे का खर्चा बचाने की जगह हमें बेसल डोज़ में ही आधार खाद के रूप में उसको हाँ, मतलब किसान भाई को बेसल खाद पे जरूर ध्यान देना चाहिए यदि वो मूंग की फसल कर रहा है, क्योंकि कम दिन की फसल होती है तो उसको बेसल देंगे तो हमारा जो फसल का उत्पादन है वो ज़्यादा आएगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अमित भैया, आप एक और बात बताएं किसान भाइयों को, यदि उसने बेसल भी मजबूत कर लिया, हाँ। उसके बाद में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है मूंग की फसल को लेके जिससे कि उसकी फसल में उत्पादन इंक्रीज हो? देखिए उत्पादन किससे बढ़ता है आप समझिए, हमारे खेत की जो मिट्टी है मेन वो चीज़ है हम्म, जिस पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम्म, हम बहुत सारे स्प्रे का ध्यान रखते हैं, हम्म, आज अनावश्यक 5-5 स्प्रे एक-एक बार में होते हैं। जी। हाँ, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, आपका कीटनाशक और आपका ग्रोथ प्रमोटर, आपका स्टिकर और इस प्रकार कई प्रकार की चीज़ें किसान भाई यूज़ करता है और हर स्प्रे में 4-4 स्प्रे होते हैं मूँग की फसल को करने के लिए। पर अगर किसान भाई मिट्टी पे ध्यान देंगे तो उनके अनावश्यक खर्चे बचेंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हम हमारी मिट्टी के अंदर हम किसान भाइयों से भी अनुरोध करते हैं, आप मिट्टी रस और पोरो ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। तो मिट्टी रस में 30 प्रकार के जैविक योद्धा हैं, जी। जंगलों की मिट्टी, बैल के गोबर के जीवाणु और हम्म, गाय के गोबर के जीवाणु हैं। 30 तरह के लाइफोलाइज्ड कल्चर है, इसके भोजन के साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इसमें डला हुआ है हम्म, और ये इसको आप लेते हैं तो इससे हमारा बीज उपचार भी हो जाता है, जी। खाद का भी उपचार हो जाता है और यही हमारी भूमि का उपचार कर देता है। तो अच्छा। किसान की लागत तो यही कम कर देता है। हम्म, ये कीटों को भी रोकथाम करेगा, मृदा जनित जितनी भी दिक्कत है उनको भी ठीक करेगा, मिट्टी से पोषक तत्व को भी लाने में सहायता करेगा और वातावरण की नाइट्रोजन को भी फिक्स करता है। तो एक ही उत्पाद ये सारे काम करता है। फिर हम अच्छा। बात करते हैं पोरोसॉइल की। हम्म, आज देश में दिक्कत है, मिट्टी सख्त हो गई है, हम्म, तो सख्त मिट्टी कैसे टूटे? आज हमारे खेत की आप मिट्टी दिखाते हैं, आइए मेरे को। हम्म। अभी निखिल जी आप चल रहे हैं, आपको चल के ही महसूस हो रहा होगा। हाँ, एक गद्दे जैसा लग रहा है खेत आपका। तो आपके प्राकृतिक खेतों को आपको बताने की जरूरत नहीं होती है जी, कि जी। कोई वो तो प्रामाणिकता देने की, पर मैं खुद फिर बयां भी, करते हैं प्राकृतिक खेती हाँ वाले जी, हाँ खेत। जी, फिर भी मैं अपने किसान भाइयों को दिखाना चाहूंगा मेरे खेत। ये गर्मी का खेत है, देखिए आप, मैं अपने हाथ से जुताई कर रहा हूँ, ये देखिए। और देखिए इसमें भी ऑर्गेनिक ये मैटर में कुछ ना कुछ मेरे खेतों में मिल रहा है। ये देखिए, ये फसलों के अवशेष मिल रहे हैं पुरानी फसल के, यही डिकम्पोज हो जाएंगे और तेरा तुझको अर्पण जी। धरती का जो कंसेप्ट है वो हम्म, यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो हम जिस किसान की ऐसी भुरभुरी मिट्टी नहीं है, हमको ऐसी भुरभुरी मिट्टी करना है, तो हमने 4 सालों के तक प्रयास के साथ बनाया पोरो सॉइल। पोरो सॉइल का आप इस्तेमाल कीजिए, 2 लीटर प्रति एकड़ आप डालिए, भूमि तैयार कीजिए और जो आप बस आपने पानी किया 5 लीटर नहीं, आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। अब आपका जो उत्पादन है वो 25 से 40% की उसमें बढ़ोतरी होगी, मिट्टी आपकी स्वस्थ होगी। आपका जो खर्च है, जो आप जो भी अनावश्यक बहुत सारे खर्च करते हैं, खासकर डीएपी हो गया, आपका सल्फर हो गया, जिंक, पोटाश, जो भी आप चीज़ें डालते हैं उनका खर्च भी बचेगा और अनावश्यक जो स्प्रे है वो भी कम करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का पीएच को बैलेंस करता ही करता है, हम्म। साथ साथ मृदा जनित जितनी भी दिक्कत है उनको भी ठीक करता है एक ही बार में। तो आप ये दोनों उत्पादों का यूज़ कीजिए, तो आपकी मिट्टी बढ़िया स्वस्थ होगी और आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद में बात आती है बीज चयन और बीज उपचार की। हाँ जी। तो बीज चयन में क्या ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को? देखो बीज के चयन में और बीज की बहुत सारी वैरायटीज है। जी। बीज चयन में ध्यान रखना चाहिए। आजकल कई वर्षों से हमारी मूंग की फसल हो रही है हमारे क्षेत्रों में, तो येलो मोज़ेक वायरस ये बहुत भीषण तरीके से बढ़ रहा है। तो इसको रोकथाम के लिए बीज को अच्छा चयन करना चाहिए, जिस जो कोई रेजिस्टेंट वैरायटीज है उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई किसान भाई के यहाँ से ले तो खुद उसके खेत पे जाके देखे, उसके अगर येलो मोज़ेक वायरस ना दिखे तो ही उसका इस्तेमाल करे। तो बहुत सी अच्छी वैरायटीज़ है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान विज्ञान केंद्र से सलाह लेना चाहिए, कुछ नज़दीकी किसानों से सलाह लेनी चाहिए
और कुछ जो उनकी आसपास जो दुकान है उन पे जाके उनसे सही समझ के वो चयन करना चाहिए। अच्छा, बीज चयन के बाद आती है बीज उपचार और बुआई का तरीका क्या हो? जी। जो भाई प्राकृतिक किसान है उनको जीवाणु से बीज का उपचार करना चाहिए, और खासकर जड़ों को बढ़ाने के लिए, जड़ों को स्वस्थ रखने के लिए माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कृषि एग्रोसाइंस के पास मिट्टी रस और हमारा रूट वाइटल है, जो हमारी जड़ों को ही बढ़ाता है। जड़ों में किसी प्रकार की फंगस नहीं आती, कोई कीट नहीं आता, जड़ बिल्कुल स्वस्थ रहती है, और जो अंकुरण क्षमता है वो भी आपकी लगेगी बहुत कम। ये हमारा आप खेत देख रहे हैं, इसमें मात्र हमने 12 किलो प्रति एकड़ बीज दर रखा है, जबकि आप जानते होंगे अपने मध्य प्रदेश में ये बीज दर बहुत कम है। लोग इसको 15 किलो से लेकर 18 किलो तक ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पर एक आप हमारे खेत पे देखिए कितनी बढ़िया एक समान अंकुरण क्षमता आई है इसमें। बिल्कुल। तो मात्र, और ये भारत का सबसे सस्ता बीज उपचार है, 1 किलो पे 1 ग्राम लगता है। बीज उपचार का महत्व क्या है? जी देखिए, बीज उपचार का महत्व बहुत जरूरी है। आज हम एक बीज को कई 1 सालों तक हम इसको रख के रखते हैं, तो वो एक डोरमेंसी में चले जाता है। आप समझे, वो डोरमेंसी में जाने के बाद वो वहाँ सो जाता है, तो उसको जगाना बहुत जरूरी है। तो उसको जगाने के लिए बीज उपचार प्रक्रिया बहुत जरूरी है। हमारा बीज संस्कार कीजिए। आप जीवाणु से बीज संस्कार कर सकते हैं, गोमूत्र से बीज संस्कार कर सकते हैं, गोमूत्र चूल्हे को मिला के बीज संस्कार कर सकते हैं। ये सब कुछ प्राकृतिक विधियां, इसका आप इस्तेमाल कीजिए। जिनके यहाँ कीट प्रॉब्लम करते हैं शुरू में, तो दूध, हल्दी, हींग से भी उपचार कर सकते हैं। और जिनके यहाँ कोई विकल्प नहीं है, वो मिट्टी रस और माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करके अपना बीज उपचार पूरा कर सकते हैं। ये बहुत किफ़ायती होता है। 1 किलो पे 1 ग्राम डलता है, 1 ग्राम मिट्टी रस और 1 ग्राम हमारा रूट वाइटल, जो 5 RIP का माइक्रोराइजा है, और तुरंत बीज उपचार हो जाता है। बीज उपचार के बाद आती है बुआई का तरीका और मूंग की फसल में जो समस्याएं आती हैं, रोग बीमारी, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें कि वो उन चीज़ों से कैसे अपनी फसल को बचा के रखें, जिससे कि उनकी फसल का जो उत्पादन है वो उन्हें अधिक मिल सके। जी, अब आती है मेन कहानी रोग की। चूँकि ये 55 से 60 दिन की वैरायटीज़ होती है, कुछ कुछ वैरायटी 65 दिन भी जाती है, पर मैं सलाह दूंगा 55 से 60 दिन की वैरायटीज़ को आप चयन कीजिए। उसमें आपका खर्च भी कम होगा। जितनी लंबी वैरायटी होगी उतना अधिक खर्च आपका बढ़ेगा। जी। तो हम बात करते हैं रोग की, तो इसमें रोग मुक्त आते हैं। इसमें इल्ली आती है, कई जी। प्रकार की इसमें इल्ली आती है। हाँ। जैसे जाले वाली इल्ली आती जी। है, एक पत्ते खाने वाली इल्ली आती है, और एक आती है मारू का इल्ली। और कुछ आजकल सुन रहा हूँ मैं, आजकल रात रानी इल्ली भी किसानों को बहुत परेशान कर रही है। तो 4 मुख्य इल्ली इसमें आती है। फिर इसके अंदर रस चूसक कीट आते हैं, इसके अंदर सफ़ेद मच्छर, हरा मच्छर, ये बहुत परेशान करते हैं किसानों को। और सफ़ेद मच्छर कारण ही येलो मोज़ेक वायरस का खतरा रहता है। अच्छा। तो इन सब के रोकथाम के लिए किसानों का प्राकृतिक घटक होना चाहिए। जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनका तैयारी पहले से ही होना चाहिए। जी। मतलब उनके पास अपने रोग को बचाने के लिए जो आपके हथियार है वो पहले ही होना चाहिए। जी। जी। वो हमारे जैविक तरीके से जितने भी प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, बहुत से कड़वे, कसेले, अलग अलग रसों के पेड़ पौधे हैं, उससे गोमूत्र का आप उबाल सकते हैं। आप किसी भी आप कल्चर के अंदर उसको सड़ा सकते हैं जी। और उसको छान के उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी कीटनाशक भी करता है, ग्रोथ को भी बढ़ाता है और इल्लियों से भी बचाता है। और इल्ली से रोकथाम के लिए वो कुछ प्राकृतिक तरीके अपना सकता है। वो लहसुन, मिर्ची, अदरक, इसका पेस्ट बना के भी वो अपने इन लार्वा से बच सकता है। तो बहुत सारी प्राकृतिक तरीके हैं, पर हमने इन 4 वर्षों में हमने खोजा है लाराशील, जो इल्ली पे बहुत अच्छा काम करता है, और साथ साथ कीटोलिक्स, जो मच्छर पे काम करता है। तो ये इसका डोज भी बहुत कम है किसान साथियों, 1 से 1.5 ml इसका डोज है लाराशील्ड का, और 1.5 से 2 ml डोज है कीटोलिक्स का। तो इन दोनों को इस्तेमाल करके भी वो कीटों को बचा सकते हैं। और भी बहुत सारे प्राकृतिक तरीके हैं, किसानों को अपनाना चाहिए, और इन तरीकों हम आपको सब सिखाएंगे। आप जिन किसानों को घर पे बनाना है उसके भी हम तरीके बनाएंगे, हमारे 10 वर्षों का अनुभव बता पाएंगे। और जिन किसानों को कुछ उत्पाद चाहिए उसके लिए भी कृषि एग्रोसाइंस तत्पर है आपसे जुड़ने के लिए। तो भाई साहब, हमारे किसान भाइयों को आप ये भी बताएं कि जैसे कि आपने स्प्रे का बताया, कीट नियंत्रण के लिए जो बातें की, तो कीट नियंत्रण का जो प्रिकॉशन है, जो प्रक्रिया है, उसके लिए जो स्प्रे है उसको कितने ड्यूरेशन से करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनिक की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के युग में यदि हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो किसानों को संशय होता है कि भाई हम ये डालेंगे तो हमारी फसल में इंसेक्ट पेस्ट का जो अटैक है वो कंट्रोल नहीं होगा और हमारी जो फसल है वो पूरी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए किसान भाइयों को क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनकी जो फसल है उस पर कीटों का जो अटैक है वो नॉर्मल रहे और फसल भी अच्छे से उत्पादन दे दे? देखिए, इसमें मेन मुख्य बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके पास सही तरह के
जैविक कीट नियंत्रक होने ही चाहिए और उसको समय समय पर इस्तेमाल करना है। अगर निरंतर इस्तेमाल करते हैं तो कीट आते ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहला स्प्रे 7वें दिन करना चाहिए, दूसरा स्प्रे उसके 10 दिन बाद करना चाहिए, तीसरा उसके 10 दिन बाद करना चाहिए और चौथा उसके 10 दिन बाद करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम नियमित स्प्रे करते हैं तो हम बहुत अच्छा फायदा करते हैं। और जब जब अमावस्या पूर्णिमा पूर्णिमा आती है उसके आसपास हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। इसका क्या रोल रहता है अमावस्या पूर्णिमा का? अमावस्या का रोल जो रहता है, जितने भी कीट अपने आप को बढ़ाते हैं, संवर्धन करते हैं, वो जी। अमावस्या के पास करते हैं, गहरे अंधेरे में करते हैं। तो वहाँ उनके अंडों को रखते हैं और वो कई हद तक वो बढ़ जाते हैं। और उसी के आसपास हम कोई अगर कीट नियंत्रक स्प्रे करते हैं तो हमें बहुत जल्दी फायदे मिलते हैं और किसानों की लागत की बार बार स्प्रे नहीं लगती है। और अब जो पूर्णिमा का जो महत्व है, पूर्णिमा में चांद के प्रकाश के लिए वो पूरे पत्ते पूरी तरह से खुल जाते हैं। तो उस पे रात का जो प्रकाश आता है चांद्र का, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से ऊर्जा आ पाती है, ज़्यादा तरह के पोषण तत्व आ पाते हैं। तो कोई भी किसानों को कोई प्राकृतिक घटक डालना चाहिए तो पूर्णिमा डाला जाए, जिससे बढ़वार बहुत अच्छी हो सके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोई कीट नहीं आएगा, मूंग की फसल बहुत अच्छे से हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आ सकता है। और आज हम जो केमिकल की बात कर रहे हैं तो अपन केमिकल फ्री मूंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, करना ही चाहिए यार। यदि हम लेकिन उत्पादन की बात करें तो आपने बताया कि आप 4 साल से मूंग की खेती कर रहे हैं और अभी आपने ये मूंग लगाया है, ये कब लगाया था? जी, ये मेरी 1 तारीख की बोनी, 1 अप्रैल की बोनी है। जी। 12 किलो बीज दर है, वैरायटी ग्राम है, पीडीएम 139। अच्छा। और इसका उत्पादन विगत 4 सालों से मैं 6 कुंटल प्रति एकड़ ले रहा हूँ। और 0% पेस्टिसाइड, 0% केमिकल के ये मूंग ये धरातल पे हो रही है क्योंकि हमने मिट्टी पे काम किया है। और रासायनिक खेती वाले भी मैंने सुना है, वो भी यही बताते हैं कि भैया हमारे खेत में मूंग का जो उत्पादन है वो मात्र 4 से 5 और 6 क्विंटल निकलता है और हमारी जो लागत है वो ज़्यादा लगती है। जी, ऐसा नहीं है। बहुत से किसानों की अगर तैयारी सही नहीं होती तो रासायनिक खेतों में भी 4 से लेकर 5 कुंटल उत्पादन ले पाते हैं। तो कुछ अच्छे रासायनिक खेत वो तरीके से खेती करते हैं पर उनकी लागत बढ़ जाती है। तो वो 6 से 7 कुंटल उत्पादन ले दें पर उनकी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती जी है। जी। तो आज हम बात करेंगे, फसलों के रेट हमारे हाथ में नहीं है। जी। तो मेरी सबसे विनती है, खेती ऐसे की जाए कम से कम जहर में रेसिड्यू भी ना आए, आपकी मिट्टी भी स्वस्थ रहे, कम से कम जहर रहे। आपके जहरों में भी कई प्रकार के लेबल्स होते हैं, पीला जी। लेबल होता है, ब्लू लेबल होता है, रेड लेबल होता है। उन लेबलों का ध्यान दिए। और अगर कोई दवाई रेकमेंड की जा रही है केवीके के द्वारा या किसान विज्ञान के द्वारा, विज्ञान केंद्र के द्वारा, तो आप उसका डोज प्रॉपर रखें। डोज को ना ज़्यादा करें ना कम करें। और पर जो किसान भाई रासायनिक खेती करते हैं उनको एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं, कम से कम नीम का तेल अवश्य इस्तेमाल करें। अगर हर स्प्रे में नीम का तेल अवश्य इस्तेमाल करेंगे तो उनके अगर जो 4 स्प्रे कर रहे हैं तो 3 स्प्रे ही में ही उनकी फसल पक जाएगी। साथ साथ जो कीटों की इकोलॉजी है वो भी डिस्टर्ब होगी और आपका उत्पादन निश्चित ही बढ़ेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे किसान भाइयों के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी, समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि मूंग की खेती हम कैसे कर सकते हैं, मूंग की खेती करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन से स्प्रे कब लेना चाहिए और मूंग की फसल से हम कितना उत्पादन ले सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको मूंग की खेती से रिलेटेड या प्राकृतिक खेती से कोई भी आपके मन में प्रश्न हो या इस वीडियो में आपके लिए कोई भी प्रश्न आया हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में वो चीज़ दे सकते हैं ताकि हम आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा पाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।